नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, हम JKPSC 10+2 एग्जाम के पॉलिटिकल साइंस पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज में हम टोटल 1000 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हम 800 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आप पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम आगे की क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं और अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाना चाहते हैं तो आप हमारे JKPSC 10+2 लेक्चरशिप कोर्स को बाय कर सकते हैं। इससे आपके प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। कोर्सेज के लिए आप हमारे ऐप और वेबसाइट पढ़ो तो ऐसे विजिट कर सकते हैं, और अगर आप इस वीडियो के PDF चाहते हैं, इस वीडियो के PDF भी आपको हमारे ऐप पढ़ो तो ऐसे पर मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। तो जरूर प्ले स्टोर से हमारे ऐप पढ़ो तो ऐसे को डाउनलोड कर लीजिएगा, उधर फ्री PDF सेक्शन में PDF आपको मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द टर्म ग्लासनोस्ट इन सोवियत पॉलिटिक्स रेफर्ड टू। तो ग्लासनोस्ट का मतलब क्या है? ये जो टर्म है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी, मिलिट्री एक्सपेंशन या सेंसरशिप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पॉलिटिकल ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी को ग्लासनोस्ट कहा जाता है। तो ये टर्म जो है ग्लासनोस्ट और ये जो कॉन्सेप्ट है, किसने लाया था सोवियत पॉलिटिक्स में और USSR में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिखाइल गोर्बाचेव, है ना। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने 1980s के टाइम ये पॉलिसी लाए थे, सोवियत पॉलिसी, जहां पर कहा गया था कि ओपननेस होगा, ट्रांसपेरेंसी होगा, है ना, इंक्रीज इन फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड एक्टिविटीज में। तो यही ग्लासनोस्ट का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द आयरन कर्टन टर्म वाज पॉपुलराइज्ड बाय। तो आयरन कर्टन टर्म को किसने पॉपुलराइज किया था? जोसेफ स्टेलिन, विंस्टन चर्चिल, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, एडोल्फ हिटलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने आयरन कर्टन टर्म को पॉपुलराइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मार्शल प्लान वाज इम्प्लीमेंटेड टू। तो मार्शल प्लान किस लिए लाया गया था? प्रोवाइड इकोनॉमिक एड टू वार टॉर्न यूरोपियन कंट्रीज आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, स्ट्रेंथन मिलिट्री अलायंसेस बिटवीन द USA एंड यूरोप, एस्टेब्लिश द यूनाइटेड नेशंस, फंड साइंटिफिक रिसर्च इन द USA। तो किस लिए लाया गया था? ताकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने भी कंट्रीज, मतलब यूरोपियन कंट्रीज को रिबिल्ड किया जाए, है ना, जो बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ था, उसलिए इकोनॉमिक एड देने की जो प्लान था उसको ही मार्शल प्लान कहा जाता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, प्रोवाइड इकोनॉमिक एड टू वार टॉर्न यूरोपियन कंट्रीज आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द वन कंट्री टू सिस्टम्स पॉलिसी इज एसोसिएटेड विथ। वन कंट्री टू सिस्टम पॉलिसी कहाँ पर मतलब किस कंट्री से एसोसिएटेड है? चाइना, नॉर्थ कोरिया, ताइवान, रशिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चाइना। चाइना से एसोसिएटेड है वन कंट्री टू सिस्टम्स, है ना, वन कंट्री टू सिस्टम्स। हांगकांग एंड मैकाओ, हांगकांग एंड मैकाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR वाज एडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस। तो UDHR को कब एडॉप्ट किया गया था? 1945, 1948, 1952, 1960। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1948। 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और UDHR को एडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू बी क्रिएटेड ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस। तो लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेस पर फर्स्ट स्टेट कौन से स्टेट को बनाया गया था? तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द लोकसभा स्पीकर सबमिट देयर रेजिग्नेशन टू। तो लोकसभा जो स्पीकर होते हैं, लोकसभा स्पीकर किसको रेजिग्नेशन देते हैं? प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, डेप्यूटी स्पीकर को या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं उसको रेजिग्नेशन देते हैं, मतलब उनको रेजिग्नेशन देते हैं लोकसभा स्पीकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
द गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा GST को इंट्रोड्यूस किया गया था? 97th अमेंडमेंट, 101 मतलब अमेंडमेंट, या 105 अमेंडमेंट, 115th अमेंडमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 101 अमेंडमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट पावर इन डिप्लोमेसी वाज कॉइन्ड बाय। तो स्मार्ट पावर जो कॉन्सेप्ट है उसको किसने कॉइन किया था? जोसेफ नाय, हेनरी किसिंगर, नोम चॉम्स्की और कॉफी अन्नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ नाय। जोसेफ नाय स्मार्ट पावर को कॉइन किया था। स्मार्ट पावर क्या है? सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर, दो पावर की मिक्सचर है ना स्मार्ट पावर। सॉफ्ट पावर मतलब कि डिप्लोमेसी, कल्चर, ये सभी सॉफ्ट पावर होते हैं, और हार्ड पावर जो मिलिट्री होते हैं है ना, वो हार्ड पावर होता है, और डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री दोनों को मिला के स्मार्ट पावर होता है। तो जोसेफ नाय का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द क्योटो प्रोटोकॉल प्राइमरीली फोकसेस ऑन। तो क्योटो प्रोटोकॉल किस चीज के ऊपर फोकस करता है? न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के ऊपर, क्लाइमेट चेंज एंड रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस, या फिर साइबर सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बेस्ड है। क्लाइमेट चेंज एंड रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द आइडिया ऑफ वेल ऑफ इग्नोरेंस। वेल ऑफ इग्नोरेंस की जो आइडिया है किसने इंट्रोड्यूस किया था? जॉन रॉल्स, इमानुएल कांट, कार्ल मार्क्स, एडमंड बर्ग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जॉन रॉल्स अपने जस्टिस थ्योरी में वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टर्म पुंची कमीशन। पुंची कमीशन refers to पुंची कमीशन policy reforms, electoral reforms, central state relations, minority rights। तो पुंची कमीशन से याद रखना सेंटर स्टेट रिलेशन। पुंची कमीशन किससे एसोसिएटेड है? सेंटर स्टेट रिलेशन से एसोसिएटेड है पुंची कमीशन, सेंटर स्टेट रिलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फेमिनिस्ट थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशंस क्रिटिक्स the gender neutral assumptions of mainstream theories। सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, feminist scholars argue that international relation is deeply gendered and overlooks women's roles। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है ना, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। बी इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट। तो फेमिनिस्ट जो आर्ग्यू करते हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस में वोमेन को ही कोई जगह ही नहीं है वोमेन के लिए, है ना, सभी जेंडर्ड रिलेटेड, मतलब मेल जेंडर से रिलेटेड होते हैं सब कुछ। तो क्रिटिसाइज भी करते हैं बहुत सारे चीजें। तो इंटरनेशनल रिलेशंस को जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से उसको अगर पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन एंड फाइनेंस कमीशन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो देखिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो आर्टिकल 315 में है। आर्टिकल 315 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में दिया हुआ है। इलेक्शन कमीशन के बारे में दिया हुआ है 324 में, और जो फाइनेंस कमीशन है उसके बारे में दिया हुआ है आर्टिकल 280 में, एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में दिया हुआ है आर्टिकल 76 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गांधीयन पॉलिटिकल थॉट। गांधी बिलीव्ड इन डिसेंट्रलाइज्ड विलेज रिपब्लिक्स। हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर बिलीव करते थे। ही रिजेक्टेड इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन एंड एम्फेसाइज्ड मोरल वैल्यूज। हाँ, ये भी स्टेटमेंट सही है। इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन को रिजेक्ट करते थे एंड मोरल वैल्यूज के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब बिलीव करते थे। ही एडवोकेटेड फॉर ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड नेशन स्टेट। नहीं, सेंट्रलाइज्ड को तो सपोर्ट नहीं करते थे, तो 3 नहीं होगा, 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Consider the following statement about the Indian Parliament. The Rajya Sabha can initiate money bill। नहीं,
राज्यसभा मानी बिल को इनिशिएट नहीं कर सकता। द स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड्स whether a bill is मानी बिल। हाँ, स्पीकर ही डिसाइड करता है कोई बिल मानी बिल है कि नहीं। मानी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। हाँ, लोकसभा में ही मानी बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। तो 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी स्टेटमेंट दिया हुआ है पॉलिटिकल कल्चर से रिलेटेड। पॉलिटिकल कल्चर रेफर्स टू द कलेक्टिव एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड बिलीव्स ऑफ पॉलिटिकल पीपल टुवर्ड्स पॉलिटिक्स। हाँ, पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितने भी एटीट्यूड्स हैं, वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं पीपल के, वही पॉलिटिकल कल्चर होता है। बिल्कुल सही है। एल्मोंड एंड बारबा क्लासिफाइड इट इनटू पार्टिसिपेंट, सब्जेक्ट एंड पैरोकियल कल्चर। हाँ, ये भी सही है। पॉलिटिकल कल्चर कैन नॉट चेंज ओवर टाइम, ये गलत है। पॉलिटिकल कल्चर एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, चेंज होता रहता है। तो 3 नहीं होगा, 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्लेटोज आइडियल स्टेट के बारे में दिया हुआ है स्टेटमेंट। जस्टिस इज अचीव्ड व्हेन ईच क्लास परफॉर्म्स इट्स ओन रोल। हाँ, जस्टिस, प्लेटो के जस्टिस यही है, अगर जिसका जो काम है वो अगर ठीक से करता रहे तो जस्टिस मेंटेन रहेगा। बिल्कुल सही है। फिलोसोफर्स शुड रूल बिकॉज दे पोजेस नॉलेज ऑफ द गुड। हाँ, फिलोसोफर्स को ही रूल करना चाहिए क्योंकि अच्छाई के बारे में फिलोसोफर्स को पता होता है। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू प्लेटो। ये तो बिल्कुल गलत है, डेमोक्रेसी को सपोर्ट ही नहीं करते थे। तो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट नहीं है। सोवरेन स्टेट्स सब्जेक्ट है, इंडिविजुअल्स भी सब्जेक्ट है, जो एनजीओज है वो सब्जेक्ट नहीं है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज वाज साइंड इन व्हिच ईयर। तो वियना कन्वेंशन कब साइन हुआ था? 1945, 51, 69 या 75। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1969 में जो है साइन हुआ था वियना कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल अप्रोच इन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज डेवलप्ड बाय। तो इकोलॉजिकल अप्रोच फ्रेडरिक्स इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, फ्रेडरिक्स इकोलॉजिकल अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निकोलस हेनरी क्लासिफाइड द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनटू हाउ मेनी फेजेस। तो इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को निकोलस हेनरी 3, 4, 5 या 6 स्टेजेस में क्लासिफाई किए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 स्टेजेस में क्लासिफाई किया है। तो इसको देख लेना। पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी 1900 टू 1926, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1927 टू 37, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पॉलिटिकल साइंस 1950 टू 1970, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस और मैनेजमेंट 1956 टू 1970, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1970 एंड ऑनवर्ड्स। तो देखिए ये जो क्लासिफिकेशन है ना, वो जो इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो क्लासिफिकेशन है, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फिर क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, उनसे अलग है ना। ठीक है, एरा ऑफ चैलेंजेस उनसे अलग है ये क्लासिफिकेशन। ये निकोलस हेनरी का क्लासिफिकेशन है, उससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट टू यूज द टर्म ड्रेन ऑफ वेल्थ टू क्रिटिसाइज ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी। तो ब्रिटिश ड्रेन ऑफ वेल्थ, इससे याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले, MK गांधी, दादा भाई नौरोजी या सुभाष बोस। तो वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ दादा भाई नौरोजी, इसको याद रखना, ड्रेन ऑफ वेल्थ दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हु डिफाइन पॉलिटिक्स एज द ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। डेविड स्टोन, रॉबर्ट डाल, कार्ल डुएज, हैरोल्ड लासवेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेविड स्टोन कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द पंचशील एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन। तो पंचशील एग्रीमेंट किसके किसके बीच में साइन हुआ था? इंडिया श्रीलंका, इंडिया USA, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना के बीच में पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ था 1954 के आसपास, है ना। तो इसको याद रखना और इसके साथ ही क्वेश्चंस खत्म होते हैं। बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। एंड इस वीडियो के PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा पढ़ो तो ऐसे ऐप से।